आपके लिए एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको जो वाक्य बनाने में कठिनाई आती है वो कठिनाई आज समाप्त होने वाली है। तो आप देखें कि वाक्य हम कैसे बनाते हैं। वाक्य बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए हमने स्पेशल क्लास आज आपके लिए रखी है, वाक्य बनाने के नियम। तो आप वाक्य बनाते समय इन नियमों को ध्यान रखें और इन नियमों के आधार पर आप किसी भी वाक्य को संस्कृत में रूपांतरण कर सकते हो। सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले वाक्य की पहचान करें कि वाक्य किस लकार का है। वाक्य यदि लट लकार का है तो उसे लट लकार में ही बनाएं। लंग लकार का है तो उसे लंग लकार में ही बनाएं। लिट लकार का है तो उसे लिट लकार में ही बनाएं। लोट का है तो लोट में बनाएं और विदलिंग का है तो उसे विदलिंग में ही बनाएं। नियम नंबर 2, ये भी आप ध्यान रखें कि वाक्य की जो पहचान मिलती है, पहचान वाक्य के अंत में मिलती है। पहचान जो पाई जाती है वो वाक्य के अंत में पाई जाती। नियम नंबर 2, कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष एवं वचन की लगाते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें आप जानते हो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है, क्रिया प्रथम पुरुष की आपको लगानी है। एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया आपको लगानी है। यदि कर्तृवाच्य का वाक्य है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यस्मिन् वाच्ये जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तत्वाच्यम कर्तृवाच्यम कथ्यते, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यस्मिन् वाच्ये कर्मणः प्रधानता भवति, कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यस्मिन् वाच्ये कर्म नास्ति, जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाते हैं और क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं, जो दूसरा नियम है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। नियम नंबर 4, यदि मुख्य कर्म यानी कर्म में आपने लगा दी है द्वितीया विभक्ति। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म का संबंध क्रिया से होता है और गौण कर्म का संबंध मुख्य कर्म से होता है। इसलिए क्रिया से पहले मुख्य कर्म पाया जाता है और मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म पाया जाता है। यदि मुख्य कर्म नहीं हो तो क्रिया से पहले गौण कर्म आपको मिलेगा। गौण कर्म में
कारक नियम के अनुसार, गुण कर्म में कारक नियम के अनुसार जिस कारक का चिन्ह लगा हो, नंबर 1 बात, जिस कारक का चिन्ह लगा हो या जिस कारक का नियम लगता है उस नियम के अनुसार उस गौण कर्म में उसी विभक्ति का प्रयोग कर दें। मुख्य कर्म में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी ही है। गौण कर्म में कारक नियम के अनुसार या कारक चिन्ह के अनुसार गौण कर्म में आप विभक्ति लगा दें। नियम नंबर 5, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो आप वहां अस धातु का प्रयोग करें, और अस धातु का अर्थ होता है होना। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो वहां आप अस धातु को मुख्य क्रिया माने और अस का प्रयोग कर दें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, मैं एक बालक हूं। मैं एक बालक हूं। अंग्रेजी में आपने कई नियमों को पढ़ा है। क्रिया बी की फॉर्मों का प्रयोग आपने किया है, एजे मार बाजबार। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो क्रिया बी की फॉर्मों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी कर्ता के अधिकार क्षेत्र में हो तो पॉजिटिव वर्ब हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड का आप प्रयोग करते हो। इन दोनों नियमों को हम यहाँ संस्कृत में लागू करते हुए आपसे कहते हैं कि यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो आप वहां अस धातु का प्रयोग करें। यदि कोई वस्तु किसी कर्ता के अधिकार क्षेत्र में हो तो आप वहां अस धातु का प्रयोग करें। अब अस धातु का प्रयोग आप लकार की पहचान के आधार पर करें। यदि वाक्य लट लकार का है तो आप अस का प्रयोग लट लकार में कर दें। यदि वाक्य लंग लकार का है तो आप अस का प्रयोग लंग लकार में कर दें। और यदि लेट लकार का वाक्य है तो आप अस के स्थान पर भव का प्रयोग लिट लकार में कर दें। इस प्रकार से आप वाक्य बनाते समय इन नियमों को ध्यान में रखें। वाक्य की आप पहचान देखें कि वाक्य किस लकार का है। पहचान वाक्य के अंत में मिलती है। कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का हो, क्रिया उसी पुरुष एवं वचन की आप लगाएं। कर्तृवाचक के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं और मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। मुख्य कर्म क्रिया से पहले मिलता है, गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले मिलता है। मुख्य कर्म का संबंध क्रिया से होता है सीधा, और गौण कर्म का संबंध मुख्य कर्म से होता है। गौण कर्म में कारक नियम जो लागू होता है, जिस कारक का चिन्ह लगा हो या नियम कोई लगता है तो उसी कारक की आप उसमें विभक्ति लगा दें। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो आप वहां अस धातु को मुख्य क्रिया मानकर लकार की पहचान के आधार पर अस का प्रयोग कर दें। जैसे मैं एक बालक हूं, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए हमें अस का प्रयोग करना है। किस लकार में? लट लकार में, क्योंकि वाक्य के अंत में है दिया है यानी हूं। तो देखिए इसकी जो संस्कृत बनेगी, अहम एक है, बालक है, अस्मि। वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है, कर्ता है मैं, कर्ता में हमने लगा दी विभक्ति प्रथमा। एक अहम के लिए आया है, अहम एक के लिए आया है, बालक एक, अहम मैं एक बालक हूं, यानी मैं भी जो आया है वो बालक के लिए आया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। एक जो संख्या है, संख्या भी बालक के लिए आई है, अर्थात जो जिसके लिए आता है
उसमें उसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगले आप दो नियम और देखें। यदि वाक्य में दो क्रिया दी हुई हो, कितनी क्रिया? दो। यदि वाक्य में दो क्रिया यदि दी हुई हो तो जो क्रिया अपना काम पहले समाप्त कर देती है उस क्रिया में आप कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग करें। जो क्रिया अपना काम भविष्य में पूरा करती है उस क्रिया में आप तुम प्रत्यय का प्रयोग करें। जैसे मैं नाश्ता करके विद्यालय जाता हूं, इसमें दो क्रिया है, नाश्ता करना और जाना। नाश्ता करना क्रिया पहले समाप्त होगी, उसके बाद विद्यालय को हम प्रस्थान करेंगे या जाएंगे, तो इसमें कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं, यानी जो क्रिया भविष्य में पूरी होगी, अभी हम विद्यालय गए नहीं, मैं पढ़ने के लिए, मैं विद्यालय गया नहीं, मैं पढ़ने के लिए यानी ज्ञान पाने के लिए विद्यालय जाऊंगा। विद्यालय जाऊंगा तब मुझे ज्ञान मिलेगा। इसलिए क्रिया जो पहली है पढ़ना या ज्ञान पाना, ये क्रिया जाने के बाद, विद्यालय पहुंचने के बाद पूरी होगी, यानी भविष्य में अपना काम पूरा करती है, तो वहां आप तुम प्रत्यय का प्रयोग करें। आप इन दोनों ही लास्ट के जो नियम है, अंतिम नियम, इनको विशेष कर ध्यान रखें। यदि क्रिया वाक्य में दो दी हुई हो, दो या दो से अधिक क्रियाएं दी हुई हो, तो जो क्रिया पहले अपना कार्य समाप्त करती है उसमें कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग करें। जो क्रिया भविष्य में अपना काम समाप्त करती है उसमें आप तुम प्रत्यय का प्रयोग करें। इस प्रकार से आप वाक्य रचना कर सकते हो। इन नियमों को आप ध्यान रखें, आपकी कॉपी में नोट करें, समझें, उदाहरण भी लिखें, और यदि फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो हमें आप बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।